जय हिंद। देखिए, क्वाड देशों ने मिलकर चाइना को घेरने का प्लान बनाया और इसके लिए मालाबार एक्सरसाइज किया, लेकिन ये एक्सरसाइज तो अपने जगह सक्सेस रहा, लेकिन इसका एक निगेटिव इफेक्ट ऑस्ट्रेलिया को देखने को मिला। हो सकता है तो ये ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो जाए। देखिए, क्वाड क्या है? क्वाड 4 देशों का एक संगठन है जो बेसिकली चाइना के खिलाफ एक तरह का कहिए कि ट्रेड का घेराबंदी करने के लिए गया। इसमें एक ओर से आपका अमेरिका है, यूएस है, यहाँ से आपका इंडिया आ जाता है और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो आते हैं ये क्वाड में आते हैं। ये बेसिकली घेरना चाहते हैं चाइना को। चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। अब इन देशों ने इसमें से स्टार्टिंग किया था, भारत और अमेरिका ने एक अपना नेवल एक्सरसाइज, नौसेना का अभ्यास शुरू किया था 1992 में। उसका नाम रखा गया था मालाबार एक्सरसाइज। तो 1992 में इस एक्सरसाइज में केवल इंडिया और यूएस थे, लेकिन आगे चल के 2015 में इसमें जापान भी ज्वाइन कर लिया। तो इंडिया और यूएस स्टार्ट किए थे, इसमें आके जापान भी ज्वाइन कर लिया। और ये एक्सरसाइज हमेशा इंडिया के ही रीजन में किए जाते हैं। इससे चाइना हमेशा खफा रहता है। अभी इस बार क्या हुआ, 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसको ज्वाइन कर लिया है। अब इससे क्या हो गया कि चाइना की घेराबंदी ज़्यादा हो जाएगी। अब आप देखिए, चाइना इधर से घिर गया है, यहाँ से घिर चुका है, इंडिया इधर से घिर चुका है। तो चाइना इसके लिए बौखला गया है। वो ऑस्ट्रेलिया से इसका एक बदला लेना चाह रहा है। इस नेवल एक्सरसाइज की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसमें बहुत बड़े पैमाने पर युद्धक विमान, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, हेलीकॉप्टर या फिर विमान, सबको शामिल किया गया। और जगह जगह पर अपने ही जो पुराने जहाज हो गए हैं उनको खड़ा करके और आपस में कोऑर्डिनेट करके देखा। मान लीजिए इंडिया की नेवी ने कहा कि भाई, अमेरिका ने कहा कि हमने इस जगह पर एक जहाज को डिटेक्ट किया है, तो अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन चारों की नेवी ने कहा, अपने अपने रडार में देखा किसके करीब है। जिसके करीब था उसने अपने में कोऑर्डिनेशन बना लिया कि हाँ ये मेरे करीब है, उन्होंने उसको शूट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। मान लीजिए कल को चाइना से युद्ध हो जाता है, तो चाइना की किसी सबमरीन को इंडिया ने देख लिया, लेकिन वो बहुत दूर है, तो अपने जो कॉमकासा जो समझौता हो गया है, ये सब समझौते से तो ऑस्ट्रेलिया से भी हो चुका है भारत का लेमुआ समझौता, मतलब लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, हर समझौता, जापान से भी, अमेरिका से। तो हम लोग अपने सिग्नल में बताएंगे कि हमने 600 किलोमीटर दूर चाइना की कोई पनडुब्बी को देखा है। तो अमेरिका अगर करीब रहेगा या जापान रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, तो डिटेक्ट करके आराम से मार सकते हैं। तो इससे ये होगा कि इस घेराबंदी से चाइना की नौसेना जो बहुत बड़ी बन गई थी, वो नौसेना अब बौनी साबित हो जाएगी, क्योंकि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक साथ आ गए सब, और एक दूसरे की नेवी में इतना कॉपरेशन है कि अगर एक नेवी के कमांडर, जैसे इंडिया के कमांडर ने जापान के कमांडर को ऑर्डर किया कि आपके करीब है तो आप हिट कीजिए, तो वो कह देगा कि भाई हमारे करीब नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले से, तो वहीं से मैसेज पास कर दीजिएगा। इसके लिए कोई पॉलिटिकल अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे चाइना बहुत ज्यादा बौखला गया है, और इसमें भारतीय नौसेना की ओर से बहुत ज्यादा अपने डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट, जितने भी खतरनाक विध्वंसक से इसे शामिल किया गया। और इस युद्ध अभ्यास को हम लोगों ने 2 फेजों में कंडक्ट किया है। इसका जो फर्स्ट फेज होगा वो बंगाल की खाड़ी में कंडक्ट किया जाएगा, और सेकेंड फेज अरब सागर में किया जाएगा। अब आप अगर जियोपॉलिटिक्स समझते होंगे तो जरा देखिए कि एक और भी तो तरीके थे कि भैया हम ना बंगाल की खाड़ी में करते ना अरब सागर में करते, चुपचाप नीचे हिंद महासागर में कर लेते। लेकिन नहीं, एक मैसेज देना है हम लोग को कि हम बंगाल की खाड़ी में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारी तीनों चारों देशों की नौसेना रहेगी। चाइना इधर ही से नहीं एंट्री करता है। यहाँ ये दिखाना है कि हम चाइना आपके लिए रेडी हैं, और चाइना अपने पांव पसार रहा है इधर जिबूती और पाकिस्तान के ग्वादर के थ्रू। तो अगला फेज जो इसका होगा इसी महीने लास्ट में, वो यहाँ पर होगा। तो ये दिखाने का है कि भैया हम दोनों ओर से रेडी हैं। आप अगर हमें घेर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इस बार हिम्मत दिखा के भाग लिया 2020 में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहले भी एक बार भाग लिया था नेवल एक्सरसाइज में, सिंगापुर भी भाग लिया था 2007 में, लेकिन चाइना के विरोध के कारण 2007 में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर इससे अलग हो गए। खैर, सिंगापुर तो छोटा है, उसकी नेवी उतनी खास मायने नहीं रखती। इस युद्ध अभ्यास से चाइना इतना डरा हुआ है कि अब वो भारत को तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि भारत हटेगा नहीं। इशारा किया दिया तो भारत का है, जापान से उसकी ऐसी दुश्मनी है, अमेरिका हटेगा नहीं यहाँ पे। तो उसने देखा ऑस्ट्रेलिया ही कमजोर पड़ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ा व्यापार होता है, और इस व्यापार में ज्यादा फायदा ऑस्ट्रेलिया को होता है। हजारों, मतलब उन लोगों के पीछे करोड़ों का डील होता है, लगभग $250 बिलियन का ट्रेड होता है। तो इस ट्रेड को चाइना ने इसके धमकी के तौर पर इसको व्यापार को रोकने का प्रभाव किया है। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और चाइना के व्यापार में, तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर सामान चाइना को बेचता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास कोयला भी है, वो कोयला भी बेच देता है, पेट्रोलियम भी बेच देता है, मशीनरी भी बेच देता है, कृषि प्रोडक्ट्स को भी बेच देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये वाला हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। रीजन क्या है कि इसकी जनसंख्या कम है, और ऑस्ट्रेलिया में ना एक और समस्या है कि यहाँ पे मरुस्थल ज़्यादा है। यहाँ पर 3 बहुत बड़े मरुस्थल
स्थल है। इसका शॉर्टकट याद रखिएगा 7GB। 7GB, 7 से याद रखिए सैंडी, जी से गिब्सन, बी से विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के 3 बड़े मरुस्थल है। बिहार पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गिब्सन मरुस्थल कहाँ है। ये तीनों मरुस्थल यहाँ पर है। और आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्ट कोस्ट ये वाला एरिया है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। इसे हम समुद्र का बागीचा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, सब मूंगा है, सब कोरल क्या होते हैं सर, एक समुद्री जीव होते हैं जो बहुत रंग बिरंगे होते हैं। अब ये जिंदा रहते हैं, मर जाने के बाद ये यहीं पे पड़े रहते हैं, तो बड़ा सुंदर लगता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में 2000 किलोमीटर लंबे इनकी करोड़ों प्रजाति पाई जाती है, अरबों खरबों। तो लोग समुद्र में डाइविंग करने जाते हैं, ऐसे बहुत सुंदर मनोहर दृश्य लगता है। इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम डायरेक्शन में आता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़्यादातर तो ट्रेड इसको करता था, चाइना को घाटा लगता था, चाइना ज़्यादा सामान बेच नहीं पाता था क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम थी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का व्यापार देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ 235 बिलियन डॉलर का व्यापार है, 235 बिलियन डॉलर के बाद। जबकि इंडिया के साथ देखेंगे तो इंडिया के साथ इसका महज 35 बिलियन डॉलर का है। 30 बिलियन है, वो तो 35 होने जा रहा है। तो सोचिए इंडिया से और चाइना से अगर हम व्यापार को देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो कभी भी ऑस्ट्रेलिया ट्रेड के मामले में हम चाइना से मतलब बिगड़ना नहीं चाहेगा। और हम लोग तो आने वाले 30 से 40 साल में एड़ी से चोटी लगा देंगे कि भले ऑस्ट्रेलिया से और चाइना में दुश्मनी हो गया है तो ऑस्ट्रेलिया के इतने मार्केट को हम इंडिया में खपा दे तो आगे 2050 तक ये पॉसिबल नहीं है। कितना बढ़ाइएगा जी, 35 बिलियन डॉलर से एक ही बार 235 बिलियन डॉलर हो जाएगा, इतना तो कभी होगा ही नहीं। अब इसी का फायदा उठा लिया चाइना ने। चाइना ने कह दिया कि देखो भैया, फायदा तो व्यापार में तुम्ही को होता था, क्योंकि हमको घाटा होता था, तुम ही ज्यादा बेच देते थे। हम तुम्हारा लगभग 8 बिलियन डॉलर का कुछ सामान पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिक्कत आ गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इस क्वाड के झमेले से या चाइना से कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे ना तो एकदम साइड में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का ये एरिया। इसको ज़्यादा कोई स्ट्रेटजिक लोकेशन से इसको कोई मायने नहीं रखता है। अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इधर से हट जाए। अब इसके लिए भारत की जिम्मेदारी है कि भारत को करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को समझाए या कुछ ऐसा काम करे कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं एक कॉन्फिडेंस मिले और चाइना को घाटा लगे। ऐसा कर सकता है भारत। आप अगर भारत और चाइना का व्यापार को अगर देखते हैं तो चाइना हमें 65 बिलियन डॉलर बेचता है और लगभग 15 या 16 बिलियन डॉलर हम लोग उसे बेचते हैं। यानी हम लोग से वो खरीदता है 15 बिलियन डॉलर का और हम लोग को बेचता है 65 बिलियन डॉलर। अब जो सोचिए हम लोग को घाटा कितना लग रहा है, हम लोग को घाटा लगता है 50 बिलियन डॉलर। इतना भयानक घाटा लेके हम सह रहे हैं चाइना से। उस पे चुट्टा गलवान में घुसता है, कभी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, सीपीईसी सड़क कश्मीर से लेके गुजर जाता है, हमको यूएनओ में मदद करने नहीं देता है, बीटो नहीं देता है, हर जगह अड़ंगा लगाता है। ऐसे लड़ाई करता है जैसे देखते हो ना घर में सास बहू में लड़ाई होता है, उस तरह से कांड करके रख देता है यहाँ पे। फिर भी हम लोग चुप बैठे रहते हैं। हम लोग को जवाब देना पड़ेगा और इससे अच्छा मौका कहीं नहीं है। निर्मला सीतारमन जी आप समझ जाइए, इससे बेहतरीन मौका नहीं है। हम लोग भी चाइना के व्यापार को रोक दें। जिस तरह से चाइना ने ऑस्ट्रेलिया का रोक दिया कि भैया हमको घाटा लग रहा था मत लो, वो इसीलिए रोका ताकि वो ऑस्ट्रेलिया को मैसेज दे सके कि तुम इस ग्रुप में मत जाओ। तो भारत को भी रोक देना चाहिए कि भैया हम भी तुमसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमको भी बहुत ज़्यादा घाटा लग रहा है। और इसको तुरंत करना एकदम जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि मैसेज जाए। चाइना मैसेज दे दिया कि तुम इसमें जाओगे तो हम तुमको घाटा लगा देंगे और यहाँ सरकार मजबूर हो जाएगी सोचने के लिए, क्योंकि भारत उतना बड़ा व्यापार दे नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग खुद आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में है। तो ऑस्ट्रेलिया को कहाँ से जगह देंगे यहाँ पर हम लोग। तो हमारे पास यही रास्ता, एक तीर से दो निशान। हमको बहाना मिल जाएगा कि भैया हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी देख लेगा कि भाई हम दोनों क्या है, सब एकदम साथ साथ है सब। और नहीं, अगर भारत यहाँ डिसीजन नहीं लिया तो एकदम चौपट करेगा। फिर कोई दुनिया का देश डरेगा भारत के साथ आने के लिए, क्योंकि चाइना उनके व्यापार को चौपट करेगा। चाइना दुनिया के हर देश के मार्केट इकोनॉमी में घुस चुका है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया अगर छूट गया ना तो कुछ नहीं कर सकते। अब तक तो गवर्नमेंट को ये मैसेज दे देना चाहिए। पता नहीं क्या कर रही है निर्मला सीतारमन, समझाइए ना मोदी जी उनको। काज ने कौन सी बैठा है ये लोग बिहार चुनाव में कर रही है कि वैक्सीन फ्री में देंगे। अरे हटाइए ना, वैक्सीन सबको फ्री में मिलेगा, कोई जरूरी थोड़ा कि बिहार में। अभी ये सब देखिए इकोनॉमी मोदी जी समझा रहे हैं, जानते हैं क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तो ऐसे तो खान सर एक्टिव रहते हैं। अब बताइए, अब तक मैसेज दे देना चाहिए। देखें 2 दिन हुआ युद्धाभ्यास शुरू हुए, चाइना ने मैसेज दे दिया और हम लोग अभी बिजी हैं, पता नहीं कौन सी के दिन में आएगा। अगर आप एग्रेसिव नहीं रहिएगा तो दुनिया माफ नहीं करेगा। और हमने किया है,
आप याद कीजिए, आज से 20 साल पहले, चलिए 20-22 साल पहले, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ये बूढ़ा व्यक्ति उस समय 1998 में जब हमने एटम बम का परीक्षण किया था तो अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाया था। आप अंदाजा लगा लीजिए कैसा प्रतिबंध था। उत्तरी कोरिया पे वही प्रतिबंध आज भी लगा हुआ है एटम बम का, ईरान पे वही प्रतिबंध लग रहा है। दोनों देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई कि नहीं, लेकिन यशवंत सिन्हा जो थे हमारी अर्थव्यवस्था को बचा ले गए थे। ये भी तो बीजेपी की थे। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप लेके चलिए कोनो और पार्टी से, आप अपने पार्टी से लाइए, ये भी तो है, अभी जिंदा ही है, इनको बनाइए। योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। आपको भी लगता है कि इकोनॉमी भगवान भरोसे छोड़ के बैठी हुई है, तुरंत एग्रेसिव रहना चाहिए। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और ये वित्त मंत्री एकदम धाकड़ होना चाहिए। दुश्मन ना दिन रात दुआ मांगे कि मर जाए सभी सब, तो इतना चंडाल होना चाहिए, तब ना हम लोग राज कर पाएंगे। नहीं तो चुपचाप करते हम लोग क्या करेंगे। चला चाइना कुछ कर देता है तो सोचो कि हाँ इसका जवाब क्या है, फिर कुछ करेगा इसका हम लोग जवाबें देते रहेंगे। हमें ऐसा कांड करना चाहिए कि वो सोचे, हमें घेरने के बजाय वो हमें काटने के पीछे सोचे कि कौन कौन चाल चल दिया। इन लोग से हो ही नहीं रहा है। समझाइए मोदी जी, हाथ एक दो हाथ लगा दीजिए, नहीं समझ रहे थे। यहाँ पे इकोनॉमी चौपट होगा, यहाँ पे कितना कोई बर्दाश्त करेगा। सीखिए अटल बिहारी वाजपेयी से, यशवंत सिन्हा से, इन्हीं की पार्टी के थे। कितना सोचिए, कारगिल का लड़ाई झेल लिए लोग। एक देश युद्ध झेलता है तो 20 साल पीछे चल जाता है। देखिए कारगिल की लड़ाई में दौड़ा दौड़ा मारे थे लोग, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था बच गई। हम लोग संसद पर हमला झेले थे लोग। 98 में उड़ीसा में भीषण चक्रवात वगैरह आए थे सब। तो इतनी सारी चीज़ों के देखने के बावजूद इन लोग ने अर्थव्यवस्था को बचा लिया था। या 1991 याद कीजिए ना, जब हमारे पास में 15 दिन का पैसा था, उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने नहीं बचा लिया क्या? तो मानते इस वक्त कोरोना है तो इतना भी खतरनाक नहीं है कोरोना। अब कहीं लॉकडाउन वगैरह नहीं है। अभी जरूरत है एग्रेसिव होने की। हम तो कहते हैं कि भैया आप वित्त मंत्री चेंज कीजिए, इन्हीं को ले जाइए, आप ही के पार्टी के हैं, कोई दूसरे पार्टी के नहीं है। आई होप गवर्नमेंट इसको सोचेगी और इसमें देर करना नहीं चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।